नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। उस दिन बस में बड़ी भीड़ थी। ज्यादातर लोग अपने अपने दफ्तरों से लौट रहे थे। मैं खिड़की के पास वाली एक सीट पर बैठ गई और बाहर के नजारों में खो गई। सड़क किनारे भागती इमारतें, गाड़ियों की कतारें और घर लौटते लोग, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद एक बस स्टॉप पर बस रुकी और कुछ नए यात्री चढ़े। उन्हीं में से एक मध्यम आयु की महिला भी थी जो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने हल्के नीले रंग की एक साड़ी पहनी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांत भाव था। न कोई थकान, न कोई अधीरता, बस एक सहज मुस्कान उनके होठों पर ठहरी हुई थी। मैंने कोशिश की कि उन पर ज्यादा ध्यान न दूं, लेकिन न जाने क्यों मेरी नजरें बार बार उन्हीं की ओर खींचती जा रही थी। कुछ ही क्षण बाद मैंने गौर किया कि उनका चेहरा मुझे कुछ परिचित सा लग रहा था। ध्यान से देखने पर मेरे मन में एक हल्की सी हलचल हुई। उनका चेहरा मुझे मेरे बचपन की पड़ोसन प्रतिमा दीदी की याद दिला रहा था। बचपन में प्रतिमा दीदी हमारे पड़ोस में रहती थी। उस समय मैं एक छोटी, चंचल 8 साल की बच्ची थी और प्रतिमा दीदी करीब 18 से 20 साल की होंगी। वे बेहद सुंदर, सजीव, रंगों से भरी हुई, हमेशा मुस्कुराती रहती। उनकी जिंदादिली मुझे बहुत भाती थी। उनकी सबसे प्यारी याद यह थी कि वे एक कुशल चित्रकार थी और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने बचपन में उनसे चित्रकला की क्लास लेना शुरू किया था। मन में एक अजीब सी हलचल थी। क्या ये वही प्रतिमा दीदी हो सकती हैं? इतने सालों का अंतर, समय ने हमारे चेहरों पर अपनी छाप छोड़ दी होगी। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आपका नाम प्रतिमा है? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर हैरानी उभर आई। मुझे समझते देर न लगी कि मेरा अनुमान सही था। ये मेरी वही प्रतिमा दीदी ही थी। लेकिन उनके चेहरे पर कई प्रश्न झलक रहे थे। मैंने उत्साह भरी आवाज में अपना परिचय दिया।
मेरी बात सुनते ही प्रतिमा दीदी की आंखों में एक चमक आ गई। उनके चेहरे पर विस्मय और खुशी का अद्भुत मिश्रण था। फिर आने वाले पलों में हम दोनों ने अपने अपने जीवन के उन 15 सालों के ढेर सारी बातें साझा करने लगे, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वो आज भी बिल्कुल वैसी ही थी, कोमल, स्नेह से भरी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती। हम दोनों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों बाद हमारी मुलाकात फिर से एक बस में हो रही थी। मेरे अनुरोध करने पर दीदी मेरे साथ घर तक भी आई। माँ बाबा भी उन्हें इतने वर्षों बाद देखकर बेहद खुश हुए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाऊंगी, खाकर ही जाना। रसोई में माँ के हाथों से पराठों की खुशबू फैलने लगी और हम दोनों अपनी यादों के झरोखे में डूब गए। प्रतिमा दीदी ने बड़े प्यार से मेरे बचपन की बातें छेड़ी, कैसे मैं उनकी छोटी सी परछाई बनकर उनके पीछे पीछे घूमा करती थी, कैसे उनकी बनाई चित्रकला से प्रेरित होकर मैं भी आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी दुनिया में रंग भरती। बातों बातों में मालूम चला कि अब वे उडुपी में अपने परिवार के साथ रहती हैं और एक सफल चित्रकार बन चुकी हैं। वे बैंगलोर आई थी अपनी प्रदर्शनी के लिए और अगले ही दिन लौटने वाली थी। उनकी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन प्रतिमा दीदी ने मेरी आंखों में छुपे दर्द को भांप लिया था। उन्होंने मेरा हाथ थामकर बड़े स्नेह से पूछा, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई गहरी उदासी छिपी हुई लगती है। उनकी इन बातों ने मेरे भीतर दबे हुए दुख को अचानक से बाहर ला दिया। मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। मैं खुद को रोक न सकी। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी मुश्किलें बताई। बाबा के हाल ही के हादसे का जिक्र किया, जिसमें उन्हें सिर पर गहरी चोट आई थी और उनकी देखभाल में मेरा सारा समय निकल जाता था। मेरी नौकरी में भी कई समस्याएं चल रही थी, जिन्हें लेकर मैं अक्सर परेशान रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे पैर पर लगी चोट ने भी मुझे और बेबस बना दिया था। सारी परेशानियां मिलकर मुझे भीतर से तोड़ रही थी और मेरा कोई ऐसा अपना नहीं था जिससे मैं मन की बात कह सकूं। प्रतिमा दीदी ने मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, जीवन कभी कभी बहुत कठिन लगने लगता है। हम थक जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि खुद के लिए 2 पल ठहरकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना, आखिर में वह हम ही तो हैं जो खुद के साथ आखिरी पल तक रहते हैं, अंतिम सांस तक। तो क्यों ना हम खुद को भी वही प्यार और देखभाल दें जो हम
दूसरों को देते हैं। उनकी बातों में एक गहरा अपनापन था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपनेपन से मुझे संवार रहा हो, जैसे मेरी टूटी हुई आत्मा को किसी ने थाम लिया हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, कभी कभी इस व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर सिर्फ अपने लिए जी लेना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के। यही सबसे बड़ी दवा होती है। प्रतिमा दीदी के ये शब्द मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मानो मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया हो, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी चुप्पी को सुना हो और समझा हो। उन्होंने कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ उडुपी चलो। मेरे पति और बच्चों के साथ कुछ समय बिताना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। समंदर किनारे खुली हवा में सांस लोगी तो मन हल्का हो जाएगा और तुम अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख सकोगी। तुम आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शायद मैं इसी मौके के इंतज़ार में थी। मेरी व्यस्त जिंदगी में कुछ पल राहत के चाहिए थे, जहाँ ना कोई जिम्मेदारी हो, ना किसी बात की चिंता, बस मैं अपने लिए ही जी सकूं। मैंने झट से हामी भर दी। माँ बाबा ने भी सहमति जताई और कहा, जा बेटी, कुछ दिन घूमा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। अगले दिन मैंने थोड़ा सा सामान बांधा और हम दोनों उडुपी के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान हमने ढेर सारी बातें की, उनके प्यारे बच्चों की शरारतों से लेकर उनकी चित्रकला के काम तक। उनकी बातें सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि दीदी आज भी उतनी ही सरल और सौम्य है जितनी पहले हुआ करती थी। आज जब दुनिया में हर कोई दौड़ भाग में लगा है, सफलता और धन के पीछे भाग रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतिमा दीदी ने सुकून, अच्छे स्वास्थ्य और प्रेमपूर्ण रिश्तों को प्राथमिकता देकर अपनी जिंदगी को सुंदर बना रखा है। आखिरकार हम उडुपी पहुंचे। नारियल के झूमते पेड़ों के बीच उनका प्यारा सा घर मानो किसी तस्वीर का सुंदर दृश्य लग रहा था। गाड़ी से उतरते ही उनके दोनों बेटे अरुण और नितेश दौड़ते हुए आए और अपनी माँ से लिपट गए। उनके पति और सास ससुर भी बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मेरे आने के अवसर पर मेरे पसंदीदा पकवान बनाए गए थे। खाने की मेज पर सबने मिलकर ढेर सारी बातें की। आने वाले दिन मैंने बहुत ही सुकून से बिताए। सुबह जब मैं रेत पर नंगे पांव चलती और समुंदर की लहरें आकर मेरे पैरों को छूती तो ऐसा लगता मानो मेरे भीतर का सारा तनाव पिघलकर लहरों के साथ बह गया हो। समुद्र की ठंडी हवा जब मेरे बालों में खेलती तो मन जैसे हल्का होकर बादलों में उड़ने लगता। उडुपी का यह शहर, उसकी शांत लहरें, नारियल के पेड़ों की सरसराहट और खास तौर पर प्रतिमा दीदी के परिवार का प्रेम, इन सब ने मुझे जैसे मेरे बीते हुए कल से
फिर से जोड़ दिया था। उनके बेटों के साथ खेलते हुए मैं फिर से बचपन की उस मासूमियत में लौट आई थी। उनकी भोली भाली बातें मेरे दिल को गहराई तक छू जाती। कभी कभी प्रतिमा दीदी और मैं मिलकर रसोई में साथ खाना बनाते और वो मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना सिखाती। कभी कभी समंदर के किनारे हम बैठकर बातें करते, तो कभी प्रतिमा दीदी अपने चित्रों में रंग भरती और मैं मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती रहती। रोज रात को प्रतिमा दीदी बड़े प्यार से मेरे पैरों पर तेल मालिश करती, जिससे मुझे बहुत राहत मिलती। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रख रही थी। उनके घर में मुझे इतना अपनापन मिला कि मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई। जब मैं बैंगलोर में होती तो हर रात चिंताओं से घिरी रहती, मगर यहाँ मुझे सुकून की नींद आ जाती थी। एक हफ्ते बाद जब मैं लौटने की तैयारियां कर रही थी तो प्रतिमा दीदी मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम कर बोली, शीतल, तुम्हारे आने से ऐसा लगा मानो मेरी छोटी बहन घर आ गई हो। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, अपने लिए समय निकालना न भूलोगी। जिंदगी एक आईना है और हम उससे जैसा व्यवहार करेंगे वो हमें वैसा ही लौटाएगी। उनकी यह बातें मेरे मन में गहराई से बस गई। जब मैं घर लौटी तो मेरे अंदर एक नया उत्साह था, जैसे मैंने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। और ठीक वैसे ही जैसे प्रतिमा दीदी ने कहा था, धीरे धीरे वे सारी बातें जिससे मैं परेशान होती थी अब सुलझने लगी। यह सच है कि जीवन में कभी कभी ठहरकर अपने आसपास की दुनिया को देखने और खुद को समय देने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर खुशी और सुकून का एहसास करने लगते हैं, तब बाहरी दुनिया भी उसी उमंग और ऊर्जा के साथ हमें जवाब देने लगती है।